वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आज से हम फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम ए से स्टार्ट होने वाले कुछ फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए भी जो है फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या होता है? ये एक सीक्वेंस है रिपीटेड इनिशियल साउंड्स का, जो कि स्ट्रेस सिलेबल के पहले आती हैं। या फिर आप कह सकते हैं उसको कि रिपीटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द सेम साउंड, सेम लेटर और सिलेबल, यानी कि या तो सेम साउंड या सेम लेटर या फिर सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जो कि स्टार्टिंग के दो या ज़्यादा वर्ड्स में आए, तो डेट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, इसमें क्या है? फुल में एफ, फैदम में एफ, 5 फादर, तो इसमें जो है फा साउंड आ रही है या फिर एफ जो है लेटर बार बार आपको दिखाई दे रहा है। एफ जो है लेटर वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हुआ? ये एलिट्रेशन हुआ। या एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं। डोंट ड्रिंक द डर्टी वाटर, तो इसमें क्या है? जो डी है ये बार बार रिपीट हो रहा है। डोंट ड्रिंक द डर्टी वाटर, तो ये क्या हुआ? ये एलिट्रेशन हुआ। जब एक जो सैलेबल है, एक लेटर है, बार बार जो रिपीट हो स्टार्टिंग के दो या तीन वर्ड्स में, तो डेट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सेकंड है एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस क्या होता है? ग्रीक में इसको कहते हैं डबलिंग, यानी कि डबल या फिर रिपीट। रिपीट द लास्ट वर्ड ऑफ ए क्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लोज, मतलब जब हम कोई लाइन बोल रहे हैं तो उसका जो लास्ट जो वर्ड है उससे ही हम जो है नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड एनाडिप्लोसिस, यानी कि रिपीट करते हैं उसको। जैसे टैलेंट इज़ एन एडोरमेंट इज आल्सो ए कंसीलमेंट। यहाँ पे क्या है? हमने एक सेंटेंस पूरा किया, टैलेंट इज़ एन एडोरमेंट, और उसका जो लास्ट वर्ड है एन एडोरमेंट, इसी से जो है हमारा सेकंड जो है सेंटेंस स्टार्ट होता है, एन एडोरमेंट इज आल्सो ए कंसीलमेंट। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एनाडिप्लोसिस, यानी कि रिपीट करना वर्ड्स को। एनाडिप्लोसिस, टैलेंट इज एन एडोरमेंट और एन एडोरमेंट इज आल्सो ए कंसीलमेंट, तो डेट इज एनाडिप्लोसिस। एनाग्राम। अब एक एनाग्राम। एनाग्राम एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि जो राइटर है वो जंबल्स कर देते हैं किसी वर्ड्स को और उससे जो है एक नया वर्ड बनाते हैं। किसी भी वर्ड्स के जो पार्ट्स हैं उसको जंबलिंग करके, यानी कि उसको इधर उधर करके एक नया वर्ड वो बना लेते हैं। या आप कह सकते हैं कि ए वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ ए डिफरेंट वर्ड और फ्राज, यानी कि किसी दूसरे फ्राज के या किसी दूसरे वर्ड के लेटर्स को इधर उधर करके रीअरेंज करके एक नया लेटर या एक नया फ्राज हम बना सकते हैं। टिपिकली यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स एग्जैक्टली वंस। और हाँ, ये चीज़ जो है ज़रूर याद रखनी है कि केवल एक ही बार जो है शब्द आएगा, ये नहीं कि मतलब एक ही शब्द को हम जब उसको रीअरेंज करेंगे तो दो बार रख देंगे। एक जो लेटर है वो एक ही बार आएगा और ओरिजिनल लेटर्स आएंगे, आप उसमें जो है कोई और लेटर्स मिक्सअप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है बाइनरी, तो बाइनरी को जो है जम्बलिंग कर दिया तो ये ब्रेनी बन गया। अब देखिए इसमें भी बी और आई एन और ए आर और वाई, यानी कि सब जो है एक एक बार ही आया है, दो बार कोई लेटर रिपीट नहीं है और ना ही कोई जो है अलग से कोई लेटर लिया गया है। ये जो लेटर्स थे इसके, इनको जम्बलिंग अप कर दिया गया और एक नया वर्ड इससे बना दिया गया। सेम सिक्योर से बन गया रेस्क्यू। डेबिट कार्ड से हम बना सकते हैं बैड क्रेडिट। अब ये देखिए डेबिट कार्ड से बैड क्रेडिट बना दिया, वर्ड्स को जम्बलिंग कर दिया, लेकिन ना तो कोई और जो है लेटर ऐड किया गया है और ना ही किसी लेटर को दो बार यूज़ किया गया है। डॉर्मिटरी से हम बना सकते हैं डर्टी रूम। तो ये होता है हमारा एनाग्राम। फिर एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब कैरिड अगेन, दोबारा लेकर जाना। द इंटेंशनल रिपीटिशन ऑफ beginning
क्लोज, इंटेंशनल रिपीटिशन किसी भी क्लोज की, बिगिनिंग क्लोज इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आर्टिस्टिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या हम कोई जो कुछ भी जो चीज़ जो हम लिख रहे हैं उसको आर्टिस्टिक इफेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही वर्ड्स का बार बार यूज़ करते हैं और लाइन की स्टार्टिंग में। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, वी शैल नॉट फ्लेक और फेल, कि हम जो है ना तो संधि करेंगे और ना ही हम असफल होंगे। वी शैल गो ऑन द एंड, हम जो है एंड तक जाएंगे। वी शैल फाइट इन फ्रांस, हम फ्रांस में लड़ेंगे। वी शैल फाइट ऑन द सीज एंड ओशंस, हम जो है समुद्रों और सागरों में भी लड़ेंगे। तो आप देखिए ध्यान से कि इन सभी जो लाइंस हैं इनमें जो है वी शैल बार बार रिपीट हो रहा है। ये रिपीट नहीं होता तब भी हम सेंटेंस बना सकते थे, वी शैल नॉट फ्लेग और फेल, गो वी विल मतलब गो ऑन द एंड, फाइट इन फ्रांस, यानी कि वी शैल जो है बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने यूज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट, ताकि हम इसको जो है एक आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट दे सके, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट जो है हम क्रिएट कर सके। तो इसीलिए जो वर्ड्स हम सबसे शुरू में जो है रिपीटेशन करते हैं जानबूझकर ताकि आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट लगे, तो डेट इज़ कॉल्ड एनाफोरा, एनाफोरा। नेक्स्ट है हमारा एनास्ट्रोफे। एनास्ट्रोफे क्या होता है, ए लिटरेरी डिवाइस वेयर इन ऑर्डर ऑफ द नाउन एंड द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस इज एक्सचेंज्ड, यानी कि जो हम नाउन और एडजेक्टिव जब हम यूज़ करते हैं तो हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखते हैं। मान लीजिए हम कहेंगे कि वह बहुत ही ईमानदार बालक है, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट चाइल्ड, तो ऑनेस्ट जो है चाइल्ड से पहले आया, एडजेक्टिव नाउन से पहले आया। तो बेसिकली जो है एडजेक्टिव नाउन से पहले हम लगाते हैं। ग्रामेटिकल रूल भी यही है कि कोई भी जो है एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले लगेगा। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, या मतलब जो भी एडजेक्टिव आप लगाओगे, बिग रूम, स्मॉल रूम, तो ये सब जो है नाउन से पहले लगेगा। लेकिन जब हम एनास्ट्रोफे देखते हैं तो एनास्ट्रोफे में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद लगाते हैं। इन स्टैंडर्ड पैरालेंस, मतलब जो स्टैंडर्ड जो बातचीत होती है एंड राइटिंग, और जो राइटिंग होती है, द एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन, तो एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आता है। बट व्हेन वन इज एम्प्लॉइंग एन एनास्ट्रोफे, लेकिन अगर कोई एनास्ट्रोफे को एम्प्लॉय कर रहा है तो नाउन इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव, तो जो नाउन है वो एडजेक्टिव को फॉलो करेगा, नाउन के बाद जो है एडजेक्टिव आएगा, यानी कि नाउन जो है एडजेक्टिव के द्वारा फॉलो किया जाएगा। द रिवर्स ऑर्डर क्रिएट्स ए ड्रामेटिक इम्पैक्ट, और जो ये रिवर्स ऑर्डर है तो ये एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट बनाता है एंड लैंड्स वेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफर्ड बाय द एडजेक्टिव्स, और ये एक तरह से वेट डालता है डिस्क्रिप्शन पर जो कि एडजेक्टिव के द्वारा ऑफर की जाती है। यानी कि बेसिकली जब हम फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, यानी कि शब्दों को सुंदर बनाना एक तरह से। तो किस चीज़ को हम कैसे अच्छा दिखा सकते हैं, किस तरह से जो है जो इफेक्टिव लगे, उसमें जब हम यूज़ करते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे हमने एनास्ट्रोफे का यूज़ किया तो एडजेक्टिव जो है हम नाउन के बाद लगाएंगे तो वो इम्पैक्ट डालेगा थोड़ा सा, लेकिन ग्रामेटिकली जो है ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जब अपनी जो नॉर्मल हम चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें भी हम एडजेक्टिव बाद में लगा देंगे, तो वो सही नहीं होगा, वो ग्रामेटिकली जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉय कर रहे हैं तो एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद लग सकता है। जैसे ही स्पोक्स ऑफ टाइम पास्ट एंड फ्यूचर, उसने जो है पास्ट और फ्यूचर के टाइम के बारे में बोला। अब जो ये पास्ट और फ्यूचर है ये एडजेक्टिव है और ये टाइम से पहले आना चाहिए। सिंपली अगर हम बात करें तो ही स्पोक पास्ट एंड फ्यूचर टाइम, यानी कि उसने जो है पास्ट और फ्यूचर टाइम के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर जो है हमने से बाद में लगाया। एंड ड्रीम्ड ऑफ थिंग्स टू बी, और थिंग्स टू बी वे चीज़ें जो की जानी है उनके बारे में जो है ड्रीम किया, तो अब इसमें जो है टू बी भी जो है थिंग्स के बाद आया, तो ये जो है डेट इज कॉल्ड एनास्ट्रोफे, एनास्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे, अब अपोस्ट्रोफे क्या है? एन अपोस्ट्रोफे इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और टू द एब्सेंट और इमेजनरी पर्सन। अपोस्ट्रोफे वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं या तो किसी डेड पर्सन को या किसी एब्सेंट पर्सन को या फिर किसी इमेजनरी पर्सन को। दिस इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन इमोशंस बिकम मोस्ट इंटेंस, और ये जब यूज़ होता है जब हमारे जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएं, लाइक।
तो जैसे ओ नेचर दऊ आर्ट माई गोडेस, तो यहाँ पे क्या है, नेचर को एड्रेस किया गया है। ओ नेचर दऊ आर्ट माई गोडेस, कि तुम मेरी गोडेस हो। लेकिन क्या नेचर लिविंग थिंग्स है? नहीं ना, ये लिविंग थिंग्स नहीं है, ये डेड है। लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, और लिबर्टी भी जो है वो लिविंग थिंग्स नहीं है। डेथ कम सून, तो ये सब क्या है, ये जो है लिविंग थिंग्स नहीं है। तो या तो किसी डेड को, या कोई अब्सेंट है उस वक्त वहाँ पर नहीं है लेकिन उसको एड्रेस किया जाता है, या फिर हम कोई इमेजिनिंग कर लेते हैं किसी पर्सन की जब हम उसको एड्रेस करते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। ओ ग्रेव वेयर इज़ द विक्ट्री, यहाँ पर भी जो है ग्रेव इज़ नॉट लिविंग थिंग्स। नाउ एसोनेंस, द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब वोवेल साउंड की रिपीटेशन होती है, इससे पहले जब हमने एलिट्रेशन पढ़ा था तो उसमें जो है कॉन्सोनेंट साउंड था, या फिर मतलब कोई वर्ड कोई लेटर था जो बार बार रिपीट हो रहा था। फुल वो था ना, जैसे फुल फैटम दाई फादर। और ये एसोनेंस है, इसमें जो है वोवेल साउंड रिपीटेशन होगा। जैसे ओ डियर कम नियर नोट टू फियर, तो डियर नियर फियर, इसमें जो है वोवेल साउंड की बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो डैट इज़ कॉल्ड एसोनेंस। जब वोवेल साउंड की रिपीटेशन हो तो वो कहलाता है एसोनेंस। एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स जो है अपोजिट है क्लाइमैक्स का। ए सडन डिसेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि जब अचानक से हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ हायर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, और एकदम से जो है सडनली जो है हम डिसेंट हो जाते हैं, लोअर पे आ जाते हैं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए तुरंत से हम छोटी सी बात कर देते हैं कोई। इट्स चीफली यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ सटायर एंड रिडिकल, और ये इसका क्या पर्पज़ होता है, ज़्यादातर जो सटायर, ये सटायर है, या फिर रिडिकल, किसी की जो है एक तरह से मजाक बनाना। यानी कि पहले तो हम उसके बारे में कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उसको महान बता रहे हैं, और एकदम से जो है हम उसे बिल्कुल ही नीचे ले आते हैं। द सोल्जर्स फाइट फॉर ग्लोरी, जो सोल्जर्स है वो फाइट करते हैं किसके लिए, ग्लोरी के लिए। ग्लोरी का मतलब अपने ओनर के लिए, महिमा के लिए, अपने वैभव के लिए। एंड ए शिलिंग ए डे, और फिर जो है तुरंत से वो नीचे आ गया। यानी कि पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर एकदम से नीचे आ जाते हैं इस लाइन में कि एंड शिलिंग ए डे, और एक दिन की शिलिंग के लिए। मतलब पहले तो ग्लोरी और मतलब ओनर की बातें कर रहे हैं, फिर एकदम से नीचे आ गए केवल एक शिलिंग के लिए, एक दिन की एक शिलिंग के लिए। एंड दाऊ डलहौजी द ग्रेट कोड, और यहाँ पर जो है डलहौजी को कहा गया है, और तुम डलहौजी द ग्रेट कोड ऑफ वॉर, वॉर के जो ग्रेट गॉड हो। लेफ्टिनेंट कॉलोनल टू द अर्ल ऑफ मार, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल। यानी कि पहले तो वो उसको महान गॉड बता रहे हैं और एकदम से तुरंत वो क्या आ जाते हैं, टू द अर्ल ऑफ, यानी कि अर्ल ऑफ मार के जो हो तुम लेफ्टिनेंट कॉलोनल हो। एकदम से बड़ी बड़ी बातें करते हुए छोटे से पद पर आ जाते हैं, तो डैट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स होता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, छोटी छोटी बात करते करते हम बड़ी बात करते हैं, और एंटी क्लाइमैक्स उसका जो है अपोजिट हो गया, बड़ी बात करके फिर हम कोई छोटी बात कह देते हैं। एंटीथेसिस, अब एंटीथेसिस क्या है, ग्रीक पे जो है इसको बोला जाता है एंटीथेटन, और इसका मतलब होता है अपोजिशन, अपोजिट किसी चीज़ के। द जुक्स्टापोजिशन ऑफ अपोजिंग और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन ए सेंटेंस, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब हम कॉन्ट्रास्टिंग जो आइडियाज़ होते हैं उनको लिखते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड एंटीथीसिस। टू एरर इज़ ह्यूमन, फॉरगिव इज़ डिवाइन, इसमें क्या है, एरर और फॉरगिव अपोजिट हैं लेकिन एक ही सेंटेंस में रखे गए हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड और डिवाइडेड अपोजिट हैं लेकिन एक ही सेंटेंस में है। मैन प्रोपोजिस, गॉड डिस्पोजिस, ये भी क्या है, अपोजिट है और एक ही उसमें लिखे गए हैं। गिव एवरीवन दाई ईयर बट फ्यू दे दाई वर्ड्स, यानी कि अपने कान तो सबको दो लेकिन अपने वर्ड्स किसी किसी को दो, तो ये भी जो है अपोजिट्स है, ईयर वर्ड्स। तो लेकिन एक ही सेंटेंस में जब तो अपोजिट आइडियाज़ रखे जाते हैं तो डैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। एक ऑक्सीमोरन भी होता है लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें अपोजिट वर्ड जो है आपको एक साथ मिलेंगे, उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको दो सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में जो दो फ्रेज मिलेंगे, दो आइडिया मिलेंगे। टू एरर इज़ ह्यूमन, फॉरगिव इज़ डिवाइन, तो यहाँ पर जो है दो हैं, टू एरर इज़ ह्यूमन एक फ्रेज हो गया और फॉरगिव इज़ डिवाइन सेकंड हो गया।
तो आपको इस एक ही सेंटेंस में दो फ्रेज मिलेंगे और दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो डेट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। सबसे पहला क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स जो होता है, जब हमने ए वाले फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे तो हमने एंटी क्लाइमैक्स पढ़ा था, और एंटी क्लाइमैक्स में हमने ये पढ़ा था कि जब हम जो है बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हुए एकदम से कोई छोटी बात कह देते हैं, तो वो होता है एंटी क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स जो है उसका अपोजिट होगा, तो ये होगा द अरेंजमेंट ऑफ ए सीरीज, किसी सीरीज का अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़, मतलब किसी आइडियाज़ का, विचारों की जो सीरीज होती है उसको हम किस तरह से अरेंज करते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस, यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते हुए, जिसकी इम्पोर्टेंस कम है उसको पहले रखेंगे, जिसकी ज़्यादा है उसको आगे, फिर जिसकी और ज़्यादा है उसको सबसे आगे। जैसे सिंपल यानी कि साधारण, इरेक्ट, इरेक्ट कोमल, सीवर थोड़ा सा कठोर हो गया, ओस्टर मतलब और ज़्यादा, और उसके बाद सबलाइम, यानी कि सबलाइम होता है बहुत ज़्यादा उच्च। तो यानी कि धीरे धीरे जो है हम बढ़ते हुए चले गए, सिंपल से जो है हम सबलाइम पर पहुंच गए। तो ये होता है अरेंजमेंट करना किसी चीज़ को इंक्रीजिंग वे में, इंक्रीज करते हुए। और अगर हम इसको अपोजिट करके लिख देंगे सबलाइम, ओस्टर, सीवर, इरेक्ट, सिंपल, तो ये हो जाएगा एंटी क्लाइमैक्स। टू गॉसिप इज ए फॉल्ट। गॉसिप करना क्या है, जब हम गॉसिप करते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, तो वो क्या है, वो हमारी कमी है। टू लाइबल ए क्राइम, किसी के बारे में बुराई करना, वो क्या है, वो क्राइम है। टू स्लैंडर, लेकिन किसी की जो है रेस्पेक्ट, मतलब किसी का डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की जो है एक तरह से किसी के बारे में ऐसी बातें करना कि जो उसकी एक तरह से उसकी बदनामी हो, तो वो क्या है, वो सिन है। यानी कि सबसे पहले हमने फॉल्ट आया, उसके बाद क्राइम और उसके बाद सिन। लेकिन अगर हम पहले सिन को रखें फिर क्राइम फिर फॉल्ट, तो ये एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा। आई केम, आई सा, आई कंक्वर्ड। मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। तो सबसे पहले आया, उसके बाद देखा और उसके बाद जीता, तो डेट इज क्लाइमैक्स। इसके बाद देखते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, जैसे हमने एसोनेंस पढ़ा था, एसोनेंस में हमने पढ़ा था वोवेल की जो साउंड होती है वो रिपीट होती है, लेकिन कॉन्सोनेंस जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन भी हमने पढ़ा था, जिसमें जो है एक सेलेबल को रिपीटेशन होता है। लेकिन कॉन्सोनेंस में क्या होगा, रिपीटेड पैटर्न ऑफ कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट का जो है रिपीटेड पैटर्न होगा, इज मार्क्ड बाय चेंज इन द इंटरवेनिंग वोवेल्स, लेकिन उनके बीच में कोई वोवेल्स आ जाएगा जिससे कि उनकी साउंड चेंज हो जाएगी। यानी कि कॉन्सोनेंट तो रिपीट होते रहेंगे, कॉन्सोनेंट तो सेम जो है रिपीट होते रहेंगे, लेकिन वोवेल्स चेंज होते रहेंगे, और उन्हीं से जो है वोवेल चेंज होने की वजह से उनकी साउंड में भी जो है रिपीट, मतलब उनके साउंड में भी जो है चेंज आ जाएगा। द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ द स्टेट सेलेबल मैच ईच अदर, जो फाइनल कॉन्सोनेंट होगा स्टेट सेलेबल का वो एक दूसरे से मैच करेगा, लेकिन वोवेल डिफर होंगे। लाइक जैसे ये पढ़ो, लिंगर, लॉन्गर, लैंग्वर। इसमें जो है एल तीनों में आया है, लेकिन बीच में क्या है, और गर भी जो है तीनों में ही है गर, लेकिन बीच में क्या हुआ, आई, ओ और ए आ गया, तो इससे क्या हुआ, इससे साउंड चेंज हो गई। लिंगर, लैंगर एंड लॉन्गर, तो दोनों की जो है लिंगर, लॉन्गर एंड लैंग्वर, आई, ओ और ए तीनों की जो है साउंड चेंज हो गई। एल तीनों में सेम है, लेकिन आई, ओ और ए आने से क्या हुआ, साउंड चेंज हो गई। इसी तरह राइडर, रीडर और रेडर और र्यूडर, ये चार वर्ड है। राइडर, आर जो है चारों में सेम है, बाद का आर भी जो है, लास्ट वाला आर भी जो है चारों में सेम है, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में वोवेल आने से साउंड चेंज हो गई। लाइक राइडर, आई, रीडर, ई ए, रेडर, ए आई और र्यूडर, यू। तो यानी कि कॉन्सोनेंट तो सेम होंगे, लेकिन बीच में जो है वोवेल वो चेंज हो जाएंगे, जिससे उनकी जो है साउंड चेंज हो जाएगी। इसी तरह जैसे कमिंग होम, कमिंग होम में क्या है, एम दोनों में है, लेकिन क्या हुआ, होम, कमिंग होम, इसमें जो है वोवेल चेंज हो गए। हॉट, फूड, टी दोनों में है, लेकिन ओ और डबल ओ चेंज हो गए, तो हॉट, फूड। तो इस तरह से जो है ये कॉन्सोनेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है एपिग्राम। एपिग्राम
एपिग्राम जो है एक ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग होती है, एक ऐसी कहावत होती है फ्रिक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज, जो कि हमें कोई एंटीथेटिकल आइडियाज देती है। कोई एंटीथेटिकल यानी कि कोई विरोधाभास जो विचार होते हैं वो हमें वो बताती है। विच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन, जो कि एकदम से हमें आश्चर्यचकित कर देती है। यानी कि हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो वी विल बी सरप्राइज्ड कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये हमारा जो है अटेंशन वो अरेस्ट करते हैं, यानी कि हमारा अटेंशन खींचती है अपनी ओर। अगर हम कोई एकदम से कोई सेंटेंस पढ़ेंगे और हमारा अटेंशन उसके पास जाएगा और हम सोचेंगे कि हाउ इज दैट पॉसिबल, कि पॉसिबल कैसे है, तो डैट इज एपिग्राम। लाइक द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कि जो चाइल्ड है वो मैन का पिता है, बट हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि जो चाइल्ड है वो फादर हो सकता है किसी मैन का। तो ये क्या है, ये एपिग्राम है। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेंड, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कि एंजल्स कदम रखने से भी डरते हैं, और फूल्स क्या है, फूल्स वहाँ पर दौड़े चले जाते हैं। तो ये भी जो है बड़ा ही मतलब एक तरह से सरप्राइजिंग है। आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, आर्ट कहाँ छिपा होता है, आर्ट कहाँ पर होता है, कंसीलिंग आर्ट, आर्ट को छिपाने में। जब हम आर्ट को छिपाएंगे तो वहाँ पर आर्ट होगा। मतलब ये क्या सेंटेंस हुआ भाई, कला को छिपाने में ही कला है। बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज जो है बॉयज ही रहेंगे। इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्स द डार्कनेस, कि डार्कनेस को कर्स करने से अच्छा तो है कि हम जो है कैंडल जला दें, हम जो है एक मोमबत्ती जला दें। तो यानी कि आपको इसमें एक सेंटेंस मिलेगा जिसमें आपको विरोधाभास जो है कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, और आप उन्हें देखकर एकदम जो है आपको सरप्राइज होगा, आपका जो है ध्यान उनके तरफ आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये है एपिग्राम। नेक्स्ट यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है, इट कंसिस्ट इन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीबल थिंग बाय एन एग्रीबल नेम। मतलब कोई डिसएग्रीबल थिंग है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम एग्री नहीं कर सकते या जो अच्छी नहीं लगती बोलने में, लेकिन हम उनको कुछ इस तरह से बोलते हैं कि जो मतलब एग्रीबल हो, जो सामने वाले को बुरी भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह दें, तो वो होता है यूफेमिज्म। यानी कि एक तरह से अपनी लैंग्वेज को ब्यूटी देना, किसी रैश वर्ड को ना कहकर उसकी जगह कोई सॉफ्ट वर्ड बोल देना। लाइक ही हैज़ फॉलन asleep, वो जो है इसका मतलब है कि ही इज़ फॉलन asleep का मतलब ही इज़ डेड, कि वह मर गया है। तो साफ सुथरा ना कहकर कि ही इज़ डेड, वो मर गया है, बिकॉज मतलब ये बड़ा अजीब सा लगेगा, एकदम से हैश वर्ड लगेगा। तो इसकी जगह बोल देना कि ही इज़ फॉलन asleep, कि वो तो हमेशा के लिए सो गया है। यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल, तुम तो मुझे एक परियों की कहानी सुना रहे हो। फेरी टेल का मतलब यहाँ पर लाइस है, यानी कि झूठ, यानी कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे झूठी बात बता रहे हो। अगर हम सामने वाले को इस तरह से बोलेंगे कि तुम तो मुझे झूठी बात बता रहे हो या तुम तो झूठ बोल रहे हो, तो उसको जो है बुरा लगेगा। लेकिन अगर हम उसको ऐसे बोलते हैं यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल, तो वो इतना उसको इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन जो है मतलब एक्सक्लेम कर देना, एकदम से एक्सक्लेम हो जाना। इन दिस फिगर द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज़ यूज, एक्सक्लामेटरी जो फॉर्म है वो यूज़ की जाती है टू ड्रा ग्रेटर अटेंशन, ताकि जो है अटेंशन प्राप्त कर सके, अटेंशन मिल सके रीडर का, टू ए पॉइंट, एक पॉइंट पर, देन ए मेयर बाल्ड स्टेटमेंट ऑफ इट कुड डू। जबकि अगर हम साधारण स्टेटमेंट अगर इसकी जगह लिखेंगे तो वह ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि हम एक सिंपल सा सेंटेंस लिख देंगे कि ही इज़ सो ब्यूटीफुल, कि वह बहुत सुंदर है, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल इज़ ही, कि वो कितना सुंदर है, तो ये जो सेंटेंस है ये ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। वॉट ए पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, वॉट ए पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, यानी कि जो इंसान है वो मतलब कितना सुंदर जो है वर्क है, कितना सुंदर जो है पीस है किसी वर्क का, किसी काम का। और अगर हम इसको सिंपली बोल देंगे कि जो मैन है, मैन इज़ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क, तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, हाउ स्वीट यानी कि कितनी अच्छी, कितनी प्यारी लग रही है ये मूनलाइट, ये चंद्रमा का प्रकाश। स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, इस बैंक पर जो लेटी हुई है, जो पड़ी हुई है, यानी कि जो चंद्रमा का प्रकाश इस बैंक पर आया हुआ है, इस किनारे पर पड़ा हुआ है, वो कितना मीठा लग रहा है। तो ये हाउ वॉट का यूज़ करके जब हम सेंटेंस को एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना देते हैं, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है डेट इज एक्सक्लामेशन। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबल, हाइपरबल क्या होती है, हाइपरबल तो जो है इंटर क्लास में ही आ जाता है। हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच सभी ने पढ़ा होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मतलब कोई रियलिटी में अगर कोई चीज़ है
तो उसको या तो बहुत ज़्यादा ग्रेट दिखा देगी या फिर बहुत ज़्यादा उसको स्मॉलर दिखा देगी, यानी कि या तो उसको बहुत महान दिखा देगी या फिर बहुत कुछ तुच्छ सी दिखा देगी। बेटर दिखा देगी इसको बहुत ज़्यादा कि बहुत अच्छी है ये, या फिर वर्स दिखा देगी यानी कि बहुत बुरी है जितनी कि वो है। अगर कोई चीज़ बुरी है, जितनी वो बुरी है, अगर हम हाइपरबल का यूज़ करेंगे तो वो उससे और ज़्यादा बुरी दिखा देगी। या फिर कोई चीज़ जितनी है उससे बहुत ज़्यादा दिखा देना, एक तरह से अतिशयोक्ति हो जाना। जैसे सीज वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, कि वो तो समुद्र के आंसू रोई, यानी कि ओशियन ऑफ टीयर्स, इतना रोई कि जितना समुद्र में पानी होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये अतिशयोक्ति है, हाइपरबल है ये। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में तो जो है ब्लड की रिवर्स बह गई, खून की जो है नदियाँ बह गई। क्या ये पॉसिबल है? खून की नदियाँ बह सकती है? इज दिस द फेस, क्या यही वो फेस है डेट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, जिसके ऊपर जो है हजारों शिप लॉन्च हुए थे? तो क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, जिसको बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तो वो क्या होती है? वो हाइपरबल होती है। जैसे एक वर्ड्सवर्थ की पोयम है, आई सा 1000 एट ए लिटिल ग्लांस, कुछ ऐसा है कि मैंने मतलब एक ही ग्लांस में, एक ही दृष्टि में जो है हजारों डैफोडिल्स को देखा। तो ये भी जो है हाइपरबल है। नेक्स्ट, इंटेरोगेशन और रियोट्रिकल क्वेश्चंस। इंटेरोगेशन और रियोट्रिकल क्वेश्चन क्या होता है? किसी क्वेश्चन को पूछना, द आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन, किसी प्रश्न को पूछना, नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर, इसलिए नहीं कि हमें उसका आंसर चाहिए, हमें उसको कोई आंसर नहीं चाहिए, हमें पता होता है उसका आंसर क्या होता है, बट फॉर द सेक ऑफ रियोट्रिकल इफेक्ट, लेकिन सिर्फ एक रियोट्रिकल इफेक्ट डालने के लिए। टू मेक द पॉइंट मोर इफेक्टिव, यानी कि किसी भी पॉइंट को इफेक्टिव बनाने के लिए, किसी भी पॉइंट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा रियोट्रिकल बनाने के लिए, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर हमें नहीं जानना, उसका आंसर हमें पता होता है, तो डैट इज इंटेरोगेशन और रियोट्रिकल क्वेश्चन। एम आई माई ब्रदर्स कीपर, कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मतलब कोई, मान लीजिए कोई इंसान कह देता है कि तुम्हें अपने भाई का ये करना चाहिए, तुम्हें, तो वो पूछे कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? या फिर हु इज़ हेयर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, कि यहाँ पर इतना बुरा कौन होगा, इतना वाइल्ड कौन होगा जो अपने देश से प्यार नहीं करेगा? तो इसका मतलब ये कि सभी अपने देश से प्यार करेंगे, हमें पता है इसका आंसर, लेकिन इसको जो है हमने क्वेश्चन इसी तरह से बनाकर पूछा कि ये अफेक्ट डाले। नेक्स्ट, इन्यूएंडो। इन्यूएंडो क्या होता है? एन इन्यूएंडो इज व्हेन यू से समथिंग विच इज पोलाइट एंड इनोसेंट ऑन द सरफेस, यानी कि इन्यूएंडो जो है एक ऐसी स्पीच होगी, एक ऐसा स्टेटमेंट होगा, आप कुछ बोलोगे वो बहुत ही पोलाइट और इनोसेंट सा लगेगा। सरफेस मतलब आप जब वो सब बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही इनोसेंट हो, बहुत ही पोलाइटली आप बोल रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो हिंट करता है एट एन इंसल्ट और रूड कमेंट, किसी की इंसल्ट करेगा या किसी पर जो है रूड कमेंट डालेगा। ए डर्टी जोक, या फिर जो है एक मतलब गंदा जोक वो होगा, और इवन सोशल और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, या फिर कोई सोशल या पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करने के लिए आप जब कोई शब्द बोलते हैं, वो शब्द देखने में तो पोलाइट और इनोसेंट लगेंगे, लेकिन वो किसी को अफेक्ट करेंगे, जो मतलब किसी दूसरे के बारे में जो है हम कुछ बुरा कह रहे हैं, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, या किसी के ऊपर जो है हम र्यूड कमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर होता है इन्यूएंडो। जैसे मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आपका एक फ्रेंड है, वो किसी से डेट कर रहा है सीक्रेट में, तो उसके बारे में हमें बताना हो, हमें पता है, तो इन्यूएंडो को यूज़ हम किस तरह करेंगे? मार्क हैज़ बीन स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम विद एलिसन, कि आजकल जो मार्क है वो तो एलिसन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, तुम्हें पता होगा मेरा मतलब क्या है। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, हम ले तो नाम रहे एलिसन का, लेकिन इशारा किसकी ओर करे? किसी और की तरफ, और हम कह रहे हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा मेरा क्या मतलब है। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन ट्रीटेड बाय 4 डॉक्टर्स, कि उसे तो जो है 4 डॉक्टर के द्वारा ट्रीट किया जा रहा है, बट ही इज स्टिल अलाइव, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर्स को पर रूड कमेंट किया गया है, डॉक्टर्स के ऊपर जो है रूड कमेंट किया गया है कि उसे तो 4 डॉक्टर इलाज करे लेकिन वो अभी भी जिंदा है। अरे भाई, जब डॉक्टर इलाज करेंगे तो वो तो जिंदा होगा ही, लेकिन इसमें जो ये बट यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर इन्यूएंडो आ गया। माई फ्रेंड अराइव्ड, मेरा मित्र आया, एंड माई बुक वॉज मिसिंग, और मेरी किताब जो है वो खो गई। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो मेरे मित्र थे उसने मेरी किताब को चोरी कर लिया है, वो मेरी किताब को चोरी करके ले गई हैं। तो स्पीच क्या है? स्पीच तो बहुत ही सिंपल और इनोसेंट सी है, लेकिन इसमें जो है किसी और के बारे में जो है रूड कमेंट किया जा रहा है, किसी और की इसमें इंसल्ट
की जा रही है, तो ये होता है इन्यूएंडो। नेक्स्ट है आयरनी। एक आयरनी क्या होता है? एक ए मोड ऑफ स्पीच, एक ऐसी स्पीच होती है ये इन विच, जिसमें कि रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वेड। यानी कि जो, मान लीजिए हम कोई सेंटेंस बोलते हैं लेकिन हम बोल तो कुछ रहे हैं और उसका रियल मीनिंग कुछ और है, तो वो होता है आयरनी। ये आयरनी पैदा करता है जब हम बोल कुछ रहे हैं लेकिन हमारा कहने का मतलब कुछ और होता है। जैसे नो डाउट बट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि तुम ही वो लोग हो जिसके साथ जो है विजडम मर जाएगी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, विजडम थोड़ी ना किसी के साथ मरेगी। तो ये क्या हुआ? ये आयरनी हुआ। मतलब हमारा रियल मीनिंग तो कुछ और है कि हाँ, जैसे तुम ही बहुत मतलब हम उन्हें कहना चाह रहे हैं कि तुम ही बहुत बुद्धिमान हो, तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, और जैसे तुम्हारे साथ तो बुद्धिमानी भी चली जाएगी। तो ये आयरनी हुआ। आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाय यू। और मुझे तुम, मतलब मुझे ड्यूटी सिखानी चाहिए, मुझे अपने कर्तव्य बताने चाहिए, और वो भी तुम्हारे द्वारा। तो ये आयरनी हुआ। मतलब इसका रियल मीनिंग तो यह है कि मुझे तुम्हारे द्वारा ड्यूटी सीखने का कोई शौक नहीं है। ये तुम कौन होते हो जो मुझे ड्यूटी सिखाओगे? मैं तो अपने आप जानता हूँ मेरी ड्यूटी। तो ये आयरनी है। मतलब आयरनी जो सिंपली क्या हुआ, डिफरेंस होता है अपीयरेंस में और रियलिटी में। यानी कि जो हमें दिख रहा है उसमें और जो रियलिटी है उसमें जो डिफरेंस होता है वो आयरनी है। वोल्टेयर, स्विफ्ट, गिबन, हेनरी जेम्स और थॉमस मैन आर सुप्रीम आयरनिस्टिस। ये जो है सुप्रीम आयरनिस्टिस कहे जाते हैं। इन्होंने जो है आयरनी का बहुत यूज़ किया है। अब आयरनी में भी जो है प्रकार होते हैं आयरनी के भी। जैसे एक वर्बल आयरनी हुआ। वर्बल आयरनी क्या हुआ? ये एक बेसिक वे है आयरनी का। इसके दो मतलब होते हैं। एक तो स्पीकर जो कहता है और लिसनर जो इसका मतलब लगाता है। मान लीजिए दो इंसान खड़े हैं, एक स्पीकर क्या कह रहा है और लिसनर उसका क्या मतलब निकाल रहा है, तो डेट इज वर्बल आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है? ड्रामेटिक आयरनी होता है जब कोई कैरेक्टर स्पीक्स द लाइन, कोई लाइन बोलता है किसी नॉवेल में, किसी ड्रामे में, कोई कैरेक्टर कोई लाइन बोल रहा है और जो ऑडियंस है वो उसको डबल सेंस में ले रही है। तो ये क्या हुआ? ये ड्रामेटिक आयरनी हुआ। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिट हैपेंस ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड, यानी कि हमने कुछ सोचा कुछ होता है और उसके अपोजिट हो जाता है, कुछ चाहा कुछ होता है और उसके अपोजिट घटित हो जाता है, तो ये जो है आयरनी ऑफ सिचुएशन कही जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए। आई फियर आई रोंग द ऑनरेबल मैन हुज डैगर्स हैव स्टैब्ड सीजर। ये क्या है? ये जूलियस सीजर से लिया गया है कि मुझे डर है कि मैं जो हूँ उन हॉनरेबल मैन को रोंग ले रहा हूँ जिन्होंने सीजर को स्टैब कर दिया। यानी कि रियलिटी तो ये है कि जिन्होंने सीजर को स्टैब किया वो तो ऑनरेबल हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो है उनको ऑनरेबल कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आयरनी आ गई। नेक्स्ट जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है डेट इज लाइटोटिस। लाइटोटिस लाइटोटिस क्या होता है? लाइटोटिस होता है एक अफर्मेटिव इज कन्वेड बाय नेगेशन ऑफ द अपोजिट, और यू कैन से ए नेगेटिव एक्सप्रेशन इज मेड टू सजेस्ट ए स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस। यानी कि हमें कोई अफर्मेटिव सेंस बतानी है, हमें कोई अफर्मेटिव चीज़ बतानी है, लेकिन हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसमें हम जो है नोट का यूज़ करेंगे, नोट का, नो का यूज़ करेंगे। तो लेकिन हम उसे बताना हमें अफर्मेटिव ही है, तो वहाँ पर जो है लाइटोटिस होगा। जैसे आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मेन सिटी, कि मैं किसी तुच्छ सी सिटी का नागरिक नहीं हूँ, तो इसमें जो है नो आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया नो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो किसी एक सेलिब्रेटेड सिटी का सिटीजन हूँ, मैं किसी मीन सिटी का सिटीजन नहीं हूँ। लेकिन सीधा सीधा ना कहकर, ये ना कहकर कि आई एम ए सिटीजन ऑफ सेलिब्रेटेड सिटी, उसने क्या कहा कि आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। इसी तरह से द मैन इज़ नो फूल, कि जो इंसान है, मैन है, वो कोई फूल नहीं है बल्कि वो तो क्लेवर है। तो ये ना कहकर कि द मैन इज़ वेरी क्लेवर, कहा गया है कि द मैन इज़ नो फूल। नेक्स्ट मेटाफर। अब मेटाफर क्या है? मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है और उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो एक ही हो। यानी कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, उनको कंपेयर करके जो है ट्रीट एक तरह से किया जाता है। और इसमें कोई भी जो कंपैरिजन के वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कंपैरिजन के वर्ड्स क्या होते हैं? लाइक, जैसे यू आर लाइक मी, कि तुम तो मेरी तरह हो, तो तुम में और मुझ में जो है कंपैरिजन हुआ, लेकिन इसमें जो है लाइक का यूज़ हुआ। तो क्या ये मेटाफर है? ये मेटाफर नहीं है। तो जहाँ लाइक और एज का यूज़ नहीं होगा। सिमली एक
फिगर ऑफ स्पीच है जो आगे आएगा उसमें लाइक और एज का यूज़ होता है, उसमें भी कंपेयर किया जाता है दो चीज़ को, लेकिन लाइक और एज का यूज़ करके, और मेटाफर में इनका यूज़ नहीं किया जाता। ऐसे ही जो है दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है। जैसे लाइफ इज़ ए ड्रीम, कि जीवन तो एक सपना है, लाइफ को जो है ड्रीम से कंपेयर किया है। और अगर हम इसको ऐसे कहते कि लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, तो यहाँ पर सिमिली होता। लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ तो एक ऐसी टेल है जिसे किसी इडियट ने बताया है। लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो, लाइफ तो एक चलती फिरती परछाई है। तो यहाँ पर लाइफ को जो है टेल से कंपेयर किया गया है और यहाँ पर लाइफ को वॉकिंग शैडो से कंपेयर किया गया है। फ्रेंडशिप इज़ ए सैल्टिंग ट्री, जो मित्रता होती है वो एक सैल्टिंग ट्री की तरह होती है, एक सैल्टिंग ट्री होती है। तो फ्रेंडशिप को किससे कंपेयर किया है? सैल्टिंग ट्री से। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, यहाँ पे जो है कैमल को किससे कंपेयर किया है? कैमल को कंपेयर किया है शिप ऑफ डेजर्ट से। कैमल को जो है शिप ऑफ डेजर्ट कहा गया है कि जो कैमल है वो तो शिप ऑफ डेजर्ट है। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट से कंपेयर किया गया है, लेकिन कोई लाइक कोई एज का यूज़ नहीं किया गया। अगर आप इन्हीं में लाइक और एज लगा दो, जैसे लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज़ लाइक ए टेल, लाइफ इज़ लाइक ए वॉकिंग शैडो, या फ्रेंडशिप इज़ एज ए सैल्टिंग ट्री, द कैमल इज़ एज द शिप ऑफ डेजर्ट, तो ये यहाँ पर शिमली हो जाएंगे। 21 मेटोनिमी। मेटोनिमी जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट को इज डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज जनरली एसोसिएटेड विद देम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट लिया जाता है किसी से एसोसिएट से। जैसे कोई मतलब मान लीजिए किंग्स है, किंग के लिए जो है क्राउन यूज़ कर लिया जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए उसका कुछ और नाम यूज़ कर लिया जाता है जो उससे एसोसिएट हो। ऐसा नहीं कि उससे मतलब कुछ भी कर लिया, उसे एसोसिएट होना चाहिए। जैसे क्राउन है, क्राउन किंग से एसोसिएट होता है। क्राउन कौन पहनते हैं? किंग्स पहनते हैं। तो किंग्स ना यूज़ करके क्राउन यूज़ कर लेते हैं, तो डेट इज़ मेटोनमी। जैसे एडवोकेट, एडवोकेट ब्लैक कोट पहनते हैं, तो ब्लैक कोट यूज़ कर लिया एडवोकेट की जगह, तो डेट इज़ मेटोनमी। स्वॉर्ड वैरियर, स्वॉर्ड जो है वैरियर के लिए यूज़ होता है, और पेन जो है ऑथर के लिए यूज़ होता है। तो स्वॉर्ड जो है वैरियर के लिए और पेन जो है ऑथर के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर जो है मेटोनमी होगा। जैसे एक सेइंग भी है कि द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड, तो वहाँ पर जो है मेटोनमी है कि जो पेन है वो स्वॉर्ड से ज़्यादा ताकतवर होती है। लैब कोट्स, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या पहनते हैं? लैब कोट्स पहनते हैं। तो अगर हमने साइंटिस्ट ना यूज़ करके लैब कोट्स लिख दिया तो मेटोनमी। द बेंच, द जज, जज के लिए बेंच का यूज़ कर लिया। मेंबर्स ऑफ लोकसभा के लिए हाउस का यूज़ कर लिया, तो ये क्या हुआ? ये मेटोनमी हुआ। जैसे आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर, कि मैं शेक्सपियर पढ़ रहा था। अब शेक्सपियर को तो कोई नहीं पढ़ सकता, शेक्सपियर के वर्क ही तो हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है मेटोनमी है। ए फुल पर्स नेवर लैक फ्रेंड्स, कि जिसका पर्स फुल हो उसको मित्रों की कमी नहीं होती। ए फुल पर्स, तो फुल पर्स किसका है? किसी इंसान का, यानी कि धनी व्यक्ति जो जिसके पास पैसा हो उसको कभी भी जो है फ्रेंड्स की कमी नहीं होगी। तो ए फुल पर्स जो है एक रिच मैन के लिए आया है। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, तो पेन जो है किसके लिए आया है? ऑथर के लिए, और स्वॉर्ड जो है वैरियर के लिए आया है। तो जब हम किसी मतलब जो रियल है उसको यूज़ ना करके उससे एसोसिएट होने वाले कोई और वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर जो है मेटोनमी होता है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपोया। जो ओनोमेटोपोया है इसमें क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, यानी कि हमें कोई साउंड सुनाई देगी, कोई साउंड जो है उसमें यूज़ जरूर की गई होगी। जैसे आई बेबल ऑन द पेबल्स, कि मैं बड़बड़ा रहा था। बेबल्स मतलब बड़बड़ाना, ऑन द पेबल्स पत्थरों पर बैठकर। बीज हम, बीज क्या करती है? बीज जो है हम करती है, यानी कि हम की आवाज़ निकालती हैं वो। द मर्मर्स हंट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, और यहाँ पर जो है मर्मर हंट्स ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज क्या करती है? मर्मरस करती है। तो जो मर्मरस हॉन्ट है, जो द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, तो ये क्या है? यहाँ पर जो है साउंडिंग आ रही है फ्लाइज की, मर्मरस। तो जहाँ पर हमें साउंड सुनाई दे किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर जो है ओनोमेटोपोइया है। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग, यानी कि दो अपोजिट जो वर्ड्स हैं वो आपको एक जगह देखने को मिलेंगे। जैसे एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कि कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। नथिंग और ऑल
अपोजिट है एक दूसरे के। ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, वो जो है रेगुलरली इरेगुलर है, यानी कि वो इरेगुलर रहता है रेगुलरली। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। लव इज़ ए स्वीट सोरो, लव जो है एक मीठा दुख है। तो स्वीट और सोरो दोनों जो है अपोजिट हुए। तो जो दो अपोजिट वर्ड एक जगह आ जाए तो वहाँ पर ऑक्सीमोरोन है। नाउ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ इन द सेम सेंटेंस। जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एक ही सेंटेंस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट होगा, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होगा। ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स दोनों में ही अपोजिट यूज़ किए जाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे। पहले हम पैराडॉक्स को समझते हैं कि पैराडॉक्स क्या है। पैराडॉक्स में एक सेंटेंस होगा जिसका जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होगा, लेकिन अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो वो ट्रू होगा। यानी कि अगर हम उसे अच्छे से पढ़ें, उसे समझें, तो हमें पता चलेगा कि वो भले ही कॉन्ट्राडिक्ट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन वो सच है। फॉर एग्जाम्पल वॉर इज पीस, कि जो वॉर है वो पीस है, लेकिन जब वॉर है तो वो पीस कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सोचें, तो यानी कि मान लीजिए दो कंट्री हैं जिनमें आपस में मतलब एक तरह से क्लैश हो रहा है, तो वो एक दूसरे पर वो उनके बीच में वॉर हो जाता है, तो तभी तो शांति होगी। जब वॉर होगी, वॉर के बाद ही तो शांति होगी, वरना तो उनका आपस में चलता ही रहेगा। इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, इग्नोरेंस में ही, अज्ञानता में ही जो है स्ट्रेंथ होती है। फ्रीडम इज स्लेवरी, फ्रीडम ही जो है स्लेवरी है। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है और अपोज लगता है कॉमन सेंस के, लेकिन वास्तव में जो है अगर हम उसको ध्यान से देखें तो ये सच होगा, और ये जो है हमारा ध्यान भी एकदम आकर्षित करेगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऑक्सीमोरन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीमोरन सिर्फ ड्रामेटिक है, उसको ड्रामेटिक बनाने के लिए जो है अपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे डिफरेंस क्या है पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन में। पैराडॉक्स में क्या है, एक सेंटेंस हो सकता है, इवन एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस, एक ग्रुप भी हो सकता है सेंटेंसेस का। जबकि ऑक्सीमोरन में आपको एक ही सेंटेंस में जो है दो अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स मिलेंगे। पैराडॉक्स में जो है आपको दो सेंटेंस भी मिल सकते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन जो ऑक्सीमोरन है उसमें सिर्फ दो वर्ड होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अपोजिट वर्ड जो है वो लिखे जाएंगे, और वो भी जो है आपको पास पास में ही मिलेंगे, जैसे स्वीट पॉइजन, या स्वीट सोरो, या इरेगुलरली रेगुलर, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स होंगे जो आपको बिल्कुल आसपास ही देखने को मिलेंगे। ऑक्सीमोरन में जो वर्ड्स होते हैं आर आइदर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव नाउन, या तो एडजेक्टिव नाउन होगा या फिर एडवर्ब और एडजेक्टिव होगा। जैसे स्वीट सोरो, अब सोरो क्या है, सोरो यहाँ पर नाउन है और स्वीट जो है एडजेक्टिव हुआ। स्वीट सोरो को डिफाइन कर रहा है, सोरो की जो है क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर जो है स्वीट एडजेक्टिव है और सोरो नाउन है। तो जो ऑक्सीमोरन सेंटेंस होंगे उसमें आपको एडजेक्टिव नाउन या फिर एडवर्ब और एडजेक्टिव एक जगह देखने को मिलेंगे, जबकि पैराडॉक्स में ऐसा नहीं होता। और पैराडॉक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये अरेस्ट अटेंशन, कि ये अटेंशन खींचता है अपनी ओर, एंड प्रोवोक्स इनोवेटिव थॉट, और हम उस सेंटेंस को पढ़कर जो है सोचेंगे कि हाउ कैन बी दिस पॉसिबल। ऑक्सीमोरन जो है सिर्फ एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड, अब अगर हम इसको पढ़े, आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड, कि मुझे काइंड होने के लिए क्रूएल होना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस जो है हम एकदम से सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये सच हो सकता है, इट कैन बी ट्रू, इट इज़ पॉसिबल। तो ये जो है पैराडॉक्स है। और ऑक्सीमोरन क्या है, ऑक्सीमोरन का मतलब भी होता है ऑक्सी प्लस मोरन, ऑक्सी का मतलब होता है शार्प और मोरन का मतलब फुलिश, तो दोनों ही अपोजिट हुए एक दूसरे के। जैसे दिस इज ए जेन्युइन इमिटेशन रोलेक्स वॉच, अब जेन्युइन भी और इमिटेशन भी दोनों एक जगह आ गए हैं। जेन्युइन जो मतलब सही होता है और इमिटेशन जो नकल होती है, यानी कि ये एक जेन्युइन इमिटेशन है एक रोलेक्स वॉच का, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। Nobody goes to that bar anymore. It is too crowded. Nobody goes to that bar anymore. कि अब जो है उस बार में कोई भी नहीं जाता. It is too crowded, क्योंकि इसमें बहुत क्राउड रहती है। अब सोचने वाली बात है कि जब उसमें कोई जाता ही नहीं तो फिर वो क्राउड कैसे रही, उसमें भीड़ कैसे हुई। तो लेकिन जो बोल रहा है, यानी कि जो इस सेंटेंस को कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम, कि वो या फिर उसका कोई रिलेटिव या फिर उसका कोई फ्रेंड वो उस बार में नहीं जाते,
जस्ट बिकॉज इट इज़ टू क्राउडेड, और लोग तो आते हैं ना। तो दिस इज पैराडॉक्स। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन जो है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या किसी ऑब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया है उसको एज ए लिविंग पर्सन दिखाया जाता है, यानी कि ऐसे पर्सन दिखाया जाता है जिसमें कि लाइफ हो। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉकिंग द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, यहाँ पे नॉक्स होना चाहिए। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो केवल एक ही बार दरवाज़ा खटखटाती है। अब अपॉर्चुनिटी तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना दरवाज़ा खटखटा सकती है, दरवाज़ा तो एक इंसान खटखटा सकता है। तो अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे एज ए पर्सन लिया गया है। एन एग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, उसके जो चेहरे पर है एन एग्जाइटी बैठी हुई थी। तो क्या एन एग्जाइटी बैठ सकती है? एन एग्जाइटी नहीं बैठ सकती। एन एग्जाइटी को एज ए पर्सन यहाँ पर लिया है, तो डेट इज पर्सोनिफिकेशन। लाइफ सोरो सिट एंड वीव, लाइफ के जो दुख थे वो बैठे और रोए। तो सोरोज तो खुद जो है एक तरह से लाइफलेस है, तो वो कैसे रो सकता है। द सन स्माइल डाउन, जो सूरज है उसने स्माइल की। तो ये सब क्या है? लाइफलेस है सब, लेकिन इनको एज ए पर्सन लिया गया है, क्योंकि हंसना, रोना, बैठना, नोक करना ये सब कौन करता है? ये सब एक जो है इंसान करता है, ह्यूमन बीइंग करता है। तो इनको जो है एज ए ऐसे दिखाया गया है, मान लीजिए इनमें लाइफ हो और ये जो है ह्यूमन वाले काम कर रहे हो, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। पन, पन ए प्ले अपॉन वर्ड्स, शब्दों का खेल। द आर्ट ऑफ यूजिंग वन वर्ड हैविंग टू और मोर डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि एक ऐसा आर्ट जिसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसके दो या दो से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। ईच ऑफ देम बिफिट्स द सिचुएशन, और उनमें से प्रत्येक जो है उस सिचुएशन में फिट भी होगा। एंड क्रिएट्स पोएटिक ब्यूटी इन द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में जो है पोएटिक ब्यूटी ला देगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक वर्ड हमने यूज़ किया और उसके जो है दो अलग अलग मीनिंग है, एक मीनिंग फिट होता है दूसरा नहीं होता, दोनों ही मीनिंग फिट होंगे उस सेंटेंस में। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एक ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट, विलियम शेक्सपियर की जो है ये एक ट्रेजेडी है, लव ट्रेजेडी। तो इसमें जो है एक मर्क्यूटो एक कैरेक्टर है, तो मर्क्यूटो को जब स्टैप किया जाता है तो उसे पता होता है कि अब वो मरने वाला है, और वो कहता है आस्क फॉर मी टुमारो, कि मेरे बारे में जो है कल पूछना, एंड यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन, और तुम जो है मुझे एक ग्रेव मैन के रूप में पाओगे। कि अगर तुम कल को मेरे बारे में पूछने लगे, कल को तुम मेरे बारे में पता करने लगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तो एक ग्रेव मैन हूँ। तो अब जो ग्रेव है, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस और ग्रेव का मतलब होता है डेड। दोनों ही वर्ड यहाँ पर यूज़, दोनों ही जो है यहाँ पर मीनिंग यूज़ हो सकते हैं कि तुम्हें जो मैं एक गंभीर आदमी लगूंगा, और या फिर तुम्हें मैं एक कब्र में पड़ा हुआ आदमी लगूंगा, यानी कि एक डेड आदमी लगूंगा। तो दोनों ही वर्ड जो है, दोनों ही जो मीनिंग यहाँ पर बिफिट होते हैं। इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जो लाइफ है वो वर्थ लिविंग है? इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, ये तो लीवर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो लीवर है इसके दो मीनिंग है, एक तो लीवर जो हमारे बॉडी में होता है, एक हमारे जो बॉडी का पार्ट होता है। तो अगर हमारा लीवर सही होगा तभी तो हम अच्छे से जी पाएंगे, हमारा जीवन तभी तो अच्छा होगा। और अगर हम इसको दूसरे ले, लीवर यानी कि जीने वाला, यानी कि तो जीने वाले पर डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कैसी है। तो दोनों ही जो है मीनिंग फिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर पन है। नेक्स्ट है सिमली, a figure of speech in which an explicit comparison is made between two essential unlike things. Simile contains words of comparison like as और so, यानी कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो वर्ड्स जो कि अनलाइक है, अनलाइक थिंग्स है, उनको जो है कंपैरिजन उनका किया जाता है। और मेटाफर में भी ऐसा ही था, मेटाफर में भी जो है दो अनलाइक थिंग्स का कंपैरिजन किया जाता था। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिमली में जो है आपको कंपैरिजन वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे लाइक, एज या फिर सो एज। तो इस तरह के वर्ड्स जो है आपको सिमली में देखने को मिलेंगे, जबकि मेटाफर में ऐसा नहीं होता। जैसे द साउल वाज लाइक ए स्टार, कि जो तुम्हारी सोल है वो एक स्टार की तरह है। तो यहाँ पर क्या है? सिमली है, क्योंकि यहाँ पर लाइक आया है। और अगर यहाँ पर होता द साउल वॉज ए स्टार, तो यहाँ पर मेटाफर होता। माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज़, कि मेरा जो लव है वो एक रेड रेड रोज़ की तरह है, यहाँ पर भी लाइक आया है, तो ये सिमली हुआ। और अगर हम इसे सिमली को हटा दें, लाइक को हम हटा दें, माई लव इज़ रेड रोज़, तो यहाँ पर मेटाफर हुआ। सिनिक डॉग, सिनिक डॉग की जो है एक
फिगर ऑफ स्पीच ऐसा है जिसमें या तो किसी पार्ट को यूज़ करेंगे जो कि पूरे होल को डेजिग्नेट करेगा, या फिर होल को यूज़ करेंगे जो कि किसी पार्ट को डेजिग्नेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अल्फ़ाबेट के लिए एबीसी यूज़ कर लेते हैं। हम जैसे बच्चों से कहते हैं कि एबीसी सुनाइए, क्या आपको एबीसी आती है? या फिर किसी मतलब बड़े कहते हैं कि आपको इस चीज़ की एबीसी भी पता है? अगर मतलब कोई काम है और तो हम पूछे डू यू नो एबीसी ऑफ दिस वर्क? तो एबीसी जो है पूरे अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि एक पार्ट यूज़ हुआ है पूरे होल के लिए। और मतलब एक एक और एग्जांपल जैसे 9/11 हम 9/11 यूज़ करते हैं डेमोस्ट्रेट करने के लिए उस ट्रेजिडी को जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को जो ट्रेजिडी हुई थी उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कह देते हैं 9/11, जो 9/11 हुआ था। तो 9/11 क्या है? पार्ट है पूरे होल का। तो इस तरह से सिनिक डॉग जो है या तो होल देंगे पार्ट के लिए या फिर पार्ट देंगे होल के लिए। और ये जो फिगर ऑफ स्पीच थी ये एक अमेरिकन पोइट रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच थी। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे गिव अस द डे आवर डेली ब्रेड, कि हमें जो है हमारी डेली ब्रेड दे दीजिए। अब डेली ब्रेड का मतलब क्या हुआ? ब्रेड का मतलब हुआ हमारा खाना, हमारा फूड, हमारी रोटी। ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, कि उसके पास जो है बहुत सारे माउथ्स है जिसको उसे फीड कराना है। अब माउथ्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो है माउथ्स इंसान के लिए आए हैं, माउथ इंसान का एक पार्ट होता है, तो माउथ जो है इंसान के लिए आए हैं। ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन इंडिया कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, जितने भी महान ब्रेन्स हैं इंडिया में वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अब जो बेस्ट ब्रेन किसके लिए आए हैं? बेस्ट ब्रेन्स आए हैं या तो आप साइंटिस्ट के लिए मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम है जिसको साइंटिस्ट को सॉल्व करना है, या मतलब जितने भी बुद्धिमान लोग इस देश में हैं तो बुद्धिमान लोगों के लिए आए हैं। तो ब्रेन तो इंसान के अंदर ही होता है ना, तो उसका ही एक पार्ट है ब्रेन, इंसान का एक पार्ट है जो कि उस पूरे इंसान को जो है डेजिग्नेट करता है। तो इंडिया के जो है सारे ब्रेन्स भी अगर मिल जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मतलब इंडिया के सारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो भी मिल जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें एडजेक्टिव जो है is not used with the word it qualifies but is transferred and associated with another word which it can wrongly never qualify। इसको जो है सिंपल तरीके से सीखिए। देखिए जो एडजेक्टिव है हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमें बताना है कि कोई इंसान जो है ब्यूटीफुल है, तो हम क्या करेंगे? ब्यूटीफुल गर्ल, कि वो सुंदर लड़की है। तो एडजेक्टिव हमने गर्ल से पहले यूज़ किया क्योंकि वो गर्ल को डिफाइन कर रहा है ना। लेकिन इस फिगर ऑफ स्पीच में हम एडजेक्टिव उस वर्ड से पहले नहीं रखते जिसको वो डिफाइन कर रहा है, बल्कि उससे आगे रख देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट्स ईच टू ईच, कि हमारे जो फ्री हार्ट्स हैं उनको एक दूसरे से बातें करने दीजिए। अब जो फ्री है ये हार्ट्स के साथ यूज़ हुआ है, जबकि हार्ट्स तो फ्री नहीं होते। फ्री कौन है? इंसान है ना। तो फ्री जो है हमारे साथ यूज़ होना चाहिए था कि हमने जो है एक दूसरे से फ्री होकर बात करनी चाहिए, लेकिन ये जो है फ्री हार्ट के साथ आ गया, तो एडजेक्टिव जो है किसी और वर्ड के साथ आ गया। और अच्छे से जो है इसमें समझ आएगा, द प्लो मैन होमवर्ड्स प्लोट्स हिज वेरी वे, कि जो प्लो मैन थे, जो किसान थे, वो होम की तरफ चल पड़े हिज वेरी वे। अब ये देखिए जो वेरी है ये एडजेक्टिव है, तो वेरी कौन है? क्या रास्ता वेरी होता है? रास्ता तो थका हुआ नहीं होता। वेरी कौन है? वेरी तो प्लो मैन है ना। तो क्या होना चाहिए था कि द वेरी प्लो मैन, की जो थके हुए किसान थे, होमवर्ड्स प्लोड हिज वे, कि वो अपने रास्ते पर चल दिए। तो लेकिन वेरी जो प्लो मैन के साथ यूज़ न होकर जो है वे से पहले यूज़ हुआ है, तो ये क्या है? ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो इसमें जो है ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि जो हमारा एडजेक्टिव है वो ट्रांसफ़र हो गया। ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट, अब वो जो है वो एक स्लीपलेस नाइट पास करता है। अब नाइट थोड़ी ना स्लीपलेस होती है, स्लीपलेस तो इंसान होता है ना। तो स्लीपलेस ही के लिए आना चाहिए था, लेकिन ये नाइट के साथ यूज़ हुआ है, तो ये क्या हुआ? ये ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ।
तो ये थे फिगर ऑफ स्पीच इम्पोर्टेंट जो है 29 फिगर ऑफ स्पीच अब तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है फिगर ऑफ स्पीच के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आऊँगी।